आज आपके सामने मैं फिर कुछ बात लेकर आया हूँ। आज का विषय है मुस्लिम समाज के बारे में हमारी अवधारणाएं, गलतफहमियाँ और उसकी सच्चाई क्या है। कई बार हमें मुसलमानों की कई चीज़ों की बातें पता नहीं होती है। कई बातों के बारे में हमारी धारणाएं मुसलमानों के बारे में गलत है, लेकिन हम उसकी सच्चाई में जानना नहीं चाहते। एक जो धारणा है मुसलमानों के बारे में, क्या वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जैसे पंक्चर की दुकान चलाना, गैरेज चलाना, बेकरियां चलाना। मुस्लिम समाज के बारे में हमारी अवधारणाएं, गलतफहमियां और उसकी सच्चाई क्या है। कई बार हमें मुसलमानों की कई चीज़ों की बातें पता नहीं होती है। कई बातों के बारे में हमारी धारणाएं मुसलमानों के बारे में गलत है, लेकिन हम उसकी सच्चाई में जानना नहीं चाहते। एक जो धारणा है मुसलमानों के बारे में, क्या वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जैसे पंक्चर की दुकान चलाना, गैरेज चलाना, बेकरियां चलाना, और ऐसे कई बिजनेस में है। लेकिन हमें यह ध्यान देना चाहिए, ये गलतफहमी है। लेकिन मुसलमान पहले से ही इज ऑलवेज ए जॉब गिवर। वो पहले से ही कारोबार में रहा है, और वो कारोबार में रहते वक्त वो खुद नौकरी उत्पन्न करता है, ना कि वो कहीं पे नौकरी करता है। ये बहुत बड़ा ऐसा फिगर है पूरे देश भर में, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये बेकरी चलाते हैं, ये गैरेजेस चलाते हैं, ये गोश्त की दुकान चलाते हैं, फ्रोजन मीट का बिजनेस है, बड़े बड़े परफ्यूमरीज है। ये तो आपको रास्ते चले कई बार छोटे छोटे बिजनेस दिख जाते हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज भी चलाते हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम हमें दिखता है कई बार अजीम प्रेम जी का। फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, यूसुफ हमीद जो सिप्ला कंपनी चला रहे हैं, सिप्ला कंपनी के सीएमडी है। वोकाड के हबील खुराकी वाला, हमदर्द के हकीम साहब। तो ये सारे जो है, ये कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे, ताकि ये नौकरी दे रहे हैं। हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए रहता है देश को आगे ले जाने के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए। ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन जब भी हमें देखा जाता है, ये कहते हैं कि मुस्लिम्स और ऑलवेज है इन अ बिजनेस, कि जहाँ पर ये छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, छोटे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बड़े कारोबार भी कर रहे हैं, उनके साथ सच्चाई में नहीं जाते। दूसरा है कि इनके बारे में कहा जाता है कि गंदे बस्तियों में रह रहे, गंदे बस्तियों में रह रहे। गंदे बस्तियों में वही रहते हैं मोहल्ले में कि जिनके पास इनकम सोर्स कम है। तो ये ऐसे सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं ऐसे बस्तियों में कि जहाँ पे उनका इनकम सोर्स कम है। तो हमें सिर्फ मुस्लिम दिखता है, लेकिन ये जो हमारी गलतफहमी है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुओं के भी अगर जिनके पास इनकम सोर्स कम है तो ये ऐसे बस्तियों में रहते हैं। क्रिश्चियंस की भी ऐसे ही बस्तियों में रहते हैं। तो हम लेकिन टारगेट करते हैं मुसलमानों को ही। दूसरा एक मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है, दाढ़ी बढ़ाते हैं तो उन्हें जिहादी कहते हैं, उन्हें आतंकी कहते हैं। दाढ़ी बढ़ाना ये मुसलमानों के सुन्नतों में से एक है। तो दाढ़ी बढ़ा दिया तो वो जिहादी हो गया, तुरंत उसे टारगेट किया जाता है, उसे कंपेयर किया जाता है। हम देखेंगे तो ओसामा बिन लादेन से। तो ये ऐसा वो जिहादी नहीं होता है, वो तो अपने एक सुन्नतों का पालन करता है, वो नमाजी होता है। लेकिन ये गलतफहमी बढ़ा दी जाती कि वो जिहादी है, जिहादी है। दूसरी एक और के गलतफहमी मुसलमानों के बारे में है कि वो पाकिस्तान से आए हैं। वो पाकिस्तान से कहाँ से आएंगे, वो तो भारत के ही नागरिक है। अभी मेरे सारे रिश्तेदार, मैं जब से पैदा हुआ और मेरे जो पूर्वज थे सारे भारतीय थे, भारतीय है और भारतीय रहेंगे। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि अगर मुस्लिम है तो पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से कैसे आएंगे? पाकिस्तान की लाइन, बॉर्डर तो बाद में बनाई गई है। तो ये बॉर्डर जो लोग इस पार रह गए वो रह गए,
लेकिन कुछ लोग तो बाद में पाकिस्तान में थे, उनको भारत से प्रेम था, वो फिर पाकिस्तान से भारत में भी आए क्योंकि उनको भारत से प्रेम था। तो ये जो सारे लोग हैं, ये इस तरीके से गलतफहमियां जानबूझ के बढ़ाई जाती है। कई बार कहा जाता है कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। हम अगर ये फिगर्स देखें तो 25-30 साल पहले मुसलमान काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन बदलते हुए वक्त में मुसलमानों ने नई टेक्नोलॉजीज़ का नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये आज भी मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। IIT, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मुस्लिम के जो फिगर्स है बहुत कम है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्या, जब 1947 में जब ये मॉडर्न एजुकेशन हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ये मॉडर्न एजुकेशन मुसलमान समाज ने तुरंत पिकअप नहीं किया, ये सच बात है, लेकिन ये बदलते हुए वक्त में कर रहा है। तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिली और वो उर्दू एजुकेशन में गए। मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उर्दू एजुकेशन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए था, और एजुकेशन देने के बाद वो जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स ये होने की ज़रूरत थी, वो उतनी स्पीड में नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ हद तक मुस्लिम समाज के लीडर भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक मॉडर्न एजुकेशन देने वाली जो हमारी प्रशासन व्यवस्था थी वो भी उसका उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन सारा भांडा फोड़ा जाता है, सारा जो कहा जाता है कि नहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार है, इट इज़ अ फैक्ट कि देयर इज मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार है। लेकिन साथ में जो प्रशासन व्यवस्था थी कि जिन लोगों ने इनको साथ में मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, वहाँ का लोकल भाषा में मराठी हो, उर्दू, गुजराती हो या जो स्टेट की लैंग्वेज थी वो भी देने की ज़रूरत थी, वहाँ पे ये प्रशासन भी कम पड़ा है। बहुत बड़े फिगर में मदरसा एजुकेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभी देखिए सच्चर कमेटी का अहवाल आया 2006 नवंबर में, तब कहा गया कि 4% ऑफ मुस्लिम्स मदरसा एजुकेशन में है। ये जो 4% ऑफ एजुकेशन मदरसा में जो मुस्लिम्स गए हैं उनको साथ में जो दूसरा एजुकेशन देने की ज़रूरत थी। मैं फिर एक बार इसके लिए और भी डिटेल में बताऊंगा कि मदरसा, और एक सब्जेक्ट लेकर आऊँगा जिसमें मदरसा एजुकेशन किस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये सारे चीज़ें जो मुस्लिम्स के बारे में कहा जाता है, ये सारे बातें जो है ये अवधारणा, ये धारणाएं बनी है हमारी, ये गलत है, इसके रियलिटी में जाते नहीं हम क्यों नहीं, ये गैर मुस्लिम जो है वो क्यों नहीं मस्जिद में जाकर रियलिटी चेक करने की कोशिश करता है कि ये पढ़ते क्या है। पास में ही मस्जिद होती है लेकिन वो कभी जाता नहीं है, पास में ही मदरसा होता है वो कभी जाता नहीं है। नॉन मुस्लिम्स को मदरसा मस्जिद में अलाउड है, लेकिन हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में जिहाद का मतलब क्या है। हमें जिहाद मतलब लगता है कि आतंकी है, जिहाद मतलब लगता है कि सुसाइड बॉम्बिंग है। जिहाद का ये मतलब नहीं है। सुसाइड को तो इस्लाम में कतई मनाही किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन जिहाद का मतलब यह है शांतिपूर्ण पद्धति से तुम अपनी बात दुनिया के सामने रखना। लेकिन बदलते हुए वक्त में ये इस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग का जो उसका शुरुआत हुई है, सुसाइड बॉम्बिंग दुनिया में शुरुआत की है LTT ने, लेकिन अब ये सुसाइड बॉम्बिंग इज इक्विवेलेंट टू इस्लामिक टेररिज्म। ये वर्ड जो है इस्लामिक टेररिज्म, ये भी गलत है। इस्लाम को टेरर से जोड़ना, कहीं पर भी इस्लाम टेरर को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर ने जब कभी इस्लाम का प्रसार किया, मक्का मदीना से मक्का आए, मदीना से मक्का में हिजरत की, तब भी वो शांततापूर्ण पद्धति से किया उन्होंने। तब कहीं पर भी उन्होंने जिहाद छेड़ा मतलब शांततापूर्ण पद्धति से उन्होंने इस्लाम का प्रसार किया। सूफी इस्लाम जो है ये काफ़ी शांततापूर्ण पद्धति से, आप अगर भारत में अगर कंपेयर करेंगे सूफी इस्लाम को, तो भक्ति संप्रदाय जो हिंदू में है वैसा ही सूफी इस्लाम में है, जो शांततापूर्ण पद्धति से इस्लाम को प्रचार प्रसार का माध्यम कहता है। लेकिन हम ये तथ्यों में जाते नहीं है। मीडिया में, पेपर में और टीवी चैनल्स में जो हमें कहा जाता है, हम उस आधे सच को हम पकड़ लेते हैं और आधे सच को पकड़ के हम दुनिया में प्रसार प्रचार करते हैं।
तो ये जिहाद के बारे में जो गलत फहमियाँ है, वैसा जिहाद नहीं है इस्लाम में अलाउड। इस्लाम में कतई इसको मान्यता नहीं है। तो ये सच्चाई हम जानने की ज़रूरत है। जो ये जानना चाहते हैं वो इसके और भी गहराई में जाइए। मैं आपको इसके दो दो लाइन और दो दो माध्यम से ही कहने की बात कह रहा हूँ, दो दो अल्फाज के माध्यम से। और भी जो लोग इसके अभ्यासक हैं, इसके गहराई में जाइए। मेरा मानना है कि जिहाद क्या है। मुसलमान काफ़ी बच्चे पैदा करता है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को 4 बीवियाँ का परमिशन है, ऐसा नहीं है। मुसलमान तलाक देता है। मुसलमानों को इतने बच्चे पैदा करने का कोई अलाउड नहीं है। कोई ऐसी इस्लाम में तरतूब नहीं है कि आप 8-8 4-4 बच्चे पैदा करो। लेकिन आप देखेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पे गरीबी है, जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, इल्म पहुँचा नहीं है, वहाँ पर इतने बच्चे होते हैं। उसको कोई मज़हब ही नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में है। इस्लाम में जहाँ पे इसका एजुकेशन नहीं पहुँचा है वहाँ पे तो ज़्यादा बच्चे होते ही है। लेकिन हिंदू में भी ये बच्चे ज़्यादा होते हैं। 4 बीवियाँ अलाउड है। 4 बीवियाँ बहुत ही, उसके लिए सख्त ताकीद की गई है। उसके लिए बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके 4 बीवियाँ कर सकता है। दूसरी बीवी भी नहीं कर सकता अगर पहली बीवी की परमिशन नहीं है। ये जहाँ जहाँ पर ऐसा हुआ है, ये जाहिलियत की वजह से हुआ है कि 4 बीवियाँ की है। आप ये सारे डिटेल्स आप निकालिए। एक बीवी के लिए भी करने के बाद दूसरी बीवी करने के लिए परमिशन की ज़रूरत है। आप हिंदुओं ने भी ये तोड़ मरोड़ कर इस कायदे कानून को, इस्लाम के कायदे कानून को तोड़ मरोड़ कर 2 बीवियाँ की है। ये बहुत ही गलत है। इस्लाम इसको कतई मान्यता देता नहीं है। आप ये सारे चीज़ें जो है मीडिया में आती है, ये बवाल होता है और इसकी बात गलत तरीके से पेश की जाती है। ये सारी जो गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में, जो परसेप्शन है, और आप इसके रियलिटी में जाइए। मुसलमान सबसे बड़ी बात इस भारत के परसेप्शन का शिकार हुआ है। आप इसके गहराई में जाने की ज़रूरत है, इसकी रियलिटी देखने की ज़रूरत है। और फिर इस मुसलमान को, इस मुस्लिम को जब ये जॉब के लिए, जब ये बिजनेस के लिए आगे आता है, तब ये परसेप्शन का शिकार होता है, इस गलतफहमी का शिकार होता है। और धीरे 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 मुसलमान ये एलिनेट होता है और ये मेन स्ट्रीम से बाहर होते हुए दिखेगा आपको। ऐसे मुसलमान, पढ़े लिखा मुसलमान है लेकिन मेन स्ट्रीम से बाहर है। पढ़ा लिखा मुसलमान है लेकिन वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाई रखी है गैर मुसलमानों ने और कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों ने भी, ये परसेप्शन से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि हम ये जो लड़ाई है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिक्स में भी मेन स्ट्रीम में मुस्लिम आना चाहता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में आप ये देखेंगे तो एक माइनॉरिटी सेल बना हुआ है, अल्पसंख्यक आघाड़ी बन गई है हर माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी में। ये अल्पसंख्यक आघाड़ी करता क्या है, ये माइनॉरिटी सेल करता क्या है? तो फिर एक बार जो उस पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम्स को उस माइनॉरिटी सेल में एलिनेट हो जाता है, बाजू में आकर गिर जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह माइनॉरिटी सेल की भी जरूरत नहीं, अल्पसंख्यक आघाड़ी की भी जरूरत नहीं होती है। उसकी उस पॉलिटिकल पार्टी में भी मेन स्ट्रीमिंग की जरूरत है। उसको मेन स्ट्रीमिंग में लाइए, उसको पॉलिटिकल प्रोसेस में लाइए, सामाजिक प्रोसेस में लाइए उसे, और उस मेन स्ट्रीमिंग के माध्यम से उस राजकीय पक्ष में, उसके सत्ता में लाइए, ताकि सत्ता के फायदा उस पार्टी के लोगों को भी मिले, सारे समाज को मिले। केवल हम भारतीय समाज को एक साथ लाना चाहते हैं, ये घोषणाबाजी सभी राजकीय पक्ष ने बंद करना चाहिए, और राजकीय पक्षों ने अपने अपने पॉलिटिकल सेल एबॉलिश करके हमारे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, उनके मेन स्ट्रीमिंग करें, उन्हें सत्ता में लाए, उन्हें सत्ता का पद दे। ऐसे कई बातें जो है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई रियलिटी मुस्लिम समाज की जाकर देखें, और उनके साथ में मुस्लिम भाई जो भी गैर मुस्लिम के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता है, इस देश को आगे ले जाना चाहता है, उसके साथ में आप खड़े रहिए। मैं यही बात आप तक रखना चाहता हूँ।
और चाहता हूँ कि आप इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो गलतफहमी है मुसलमानों के बारे में, ये आप दूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।